हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे समान नागरिक संहिता के बारे में। तो आजकल ये न्यूज़ में बहुत गरमाया हुआ है। यूसीसी के नाम से कॉमनली आप लोग देखते होंगे कि सिंपली शॉर्ट फॉर्म में, आदमी भी आलसी है तो यूसीसी यूसीसी बोलते रहते हैं। तो ये यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोग नहीं जानते हैं, जो कि जानना जरूरी भी है। तो उसमें से कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता है, ज़रूरत क्या है इसकी, महिलाओं की स्थिति में इससे कैसे बदलाव आएगा, क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या इम्प्रूवमेंट होगा, उनकी जो अपनी परिस्थिति, उनका जो अपना सिचुएशन है महिलाओं का। क्योंकि देखिए, महिलाओं की बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आधी आबादी है देश की वो तो महिलाएं ही हैं। अब आधी आबादी को आप साइडलाइन करके पूरे देश को चला ही नहीं सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नहीं तो वही होगा कि बैठ के फिर आधे चक्के पे, मतलब 4 चक्के गाड़ी लिए 2 चक्के पे चलाने की कोशिश करो, आप देख लो क्या होता है ना। और किन किन देशों में ऑलरेडी ये समान नागरिक संहिता है और अब तक इसे लागू करने में क्या क्या प्रयास किए गए हैं, क्या इसका इतिहास रहा है, ये सारी चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम के हिसाब से या किसी भी स्टेट पीसीएस के मेंस के एग्जाम के हिसाब से या प्री में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे आर्टिकल वगैरह से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। तो आखिरी तक बने रहें क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे शुरू किया जाए। तो सबसे पहले अगर परिचय की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहली चीज जो समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है, तो मतलब ये है कि यहाँ पर एक ही कानून होगा सभी के लिए। अभी जैसे अलग अलग धर्मों के लिए जो लोग पर्सनली अपने जो शादी विवाह और जो अपने जायदाद वगैरह बंटवारे के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ कुछ धार्मिक जो ये हैं ग्रुप हैं उनके लिए अलग अलग यहाँ पर जो कानून है वो उपलब्ध हैं। उनके पास ये फ्रीडम है अभी तक कि वो अपने कानून के हिसाब से अपना शादी ब्याह, तलाक वलाक, जो भी सक्सेशन वगैरह है, प्रॉपर्टी बंटवारे हैं, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, किसको सिर्फ लपड़ियात भेज देंगे, ये सारी चीज़ें खुद ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसके आने के बाद हर मजहब के लिए एक जैसा कानून होगा, चाहे वो शादी विवाह से रिलेटेड हो, चाहे जायदाद के बंटवारे से रिलेटेड हो, जो भी हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इससे कई तरह की कुप्रथाएं समाप्त हो जाएंगी। उनमें से कुछ तो कुप्रथाएं जो है वो हमेशा ही टारगेटेड रहती है महिलाओं पे, ठीक है। जो कुप्रथाएं हैं सबसे ज़्यादा टारगेटेड रहेंगी, क्या उसमें स्थिति खराब होती है महिलाओं की। तो आधी आबादी की स्थिति, चलिए आधी आबादी की नहीं भी कहें क्योंकि बहुत सारे जो धार्मिक ग्रुप हैं उनके लिए ऑलरेडी जो है सो अलग अलग मॉडर्न कानून है, लेकिन जिनके लिए नहीं है, जो अभी भी पर्सनल लॉ के हिसाब से चल रहे हैं, उनकी तो स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, वर्तमान में कई संप्रदाय इन मुद्दों को अपने निजी कानून के अनुसार चलाते हैं, हल करते हैं, जिसके कारण कि क्या है वहाँ पर मॉडर्न लॉ नहीं, वो एकदम पुराना आदम जमाने का जो है सो कानून लागू होता है, जिसके कारण उनकी परिस्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है, ठीक है। आप इंटरनेट के और मोबाइल और यूट्यूब के ज़माने में और बात करेंगे कब की, जब आप बैलगाड़ी पे घूमते थे, ठीक है। और बैलगाड़ी भी कैसी, जिसमें कि चक्का हड़प्पा संस्कृति वाला लगा हुआ था। और कहेंगे क्या कि हमको मॉडर्नाइज होना है। भैया पहले जो सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करो, किस नीति पर, किस वाक्य पे, किस रैशनल थिंकिंग पे आप चलोगे। खाली गाड़ी जो है फरारी खरीद लेने से आपकी जिंदगी फरारी की तरह नहीं चलने लगेगी, सोच भी वैसी बनानी पड़ेगी। तो कानून और हिसाब किताब रखोगे बैलगाड़ी के समय वाला और बैठ जाओगे फरारी में, तो फरारी भी बैलगाड़ी की स्पीड से ही चलेगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, फिलहाल जो है मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय जो है सो पर्सनल लॉ के हिसाब से चलते हैं। इनका अपना खुद का कानून होता है। किसी भी जो पर्सनल मैटर है, शादी विवाह, दहेज वगैरह जो भी लेन देन है, प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस है, ठीक है, तलाक वगैरह, उसमें इनका अपना कानून चलता है। अगर हिंदू लोगों की बात करें तो यहाँ पर इनके लिए भी एक अलग कानून है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदू लोगों के लिए जो कानून है वो किस किस धार्मिक ग्रुप पे लागू होता है,
हिंदू पे, सिख पे, जैन पे और बौद्धों पे, ये 4 धर्मों के लिए एक अलग से कानून है और यहाँ पर इन लोगों के लिए अलग से कानून है। लगभग सारे धर्मों के लिए एक अपना सेपरेट कानून ही है। ठीक है, तो ये चीजें तो हम लोग समझ गए कि क्या अभी की प्रेजेंट परिस्थिति है, वास्तविकता क्या है अभी हाल के दिनों में जो भारत में है। अब अगर बात करें कि ऑलरेडी जो हिंदू लोगों के लिए कानून है, हिंदू पर्सनल लॉ, ठीक है, जिसको कि हिंदू कोड बिल भी कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि भारत में हिंदुओं के लिए जो हिंदू कोड बिल है सो लाया गया है और इसमें क्या है कि देश में इसके लिए भी विरोध हुआ था और सबसे पहले हिंदू कोड बिल सिंगल बिल के तौर पे लाया गया था और देश की आज़ादी के तुरंत बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही 1948 में ही हिंदू कोड बिल ले आया गया था। ठीक है, और ये बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही अच्छा है, एकदम वेल प्लान्ड हिंदू कोड बिल था, बाबा साहब अम्बेडकर ने ड्राफ्ट किया था। और इसमें क्या हुआ कि उस समय जो हिंदू थे, जैसे अभी बाकी के रिलीजियस ग्रुप जो हैं वो अटैक कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, समान नागरिक संहिता पे कि नहीं लागू होने देंगे, नहीं होने देंगे, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ है, वैसे ही उस समय हिंदू लोग भी किए थे और उसमें टॉप के लीडर में हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय और वैसे ही जो पॉलिटिकल पार्टीज थे जिनका कि मतलब हिंदुइज्म पे, रिलीजन के नाम पे ही ज़्यादातर दारोमदार चलता था, वो लोग थे। उन्होंने इतना हंगामा काटा कि आखिरी में ये बिल वहां पास नहीं हो पाया। दोबारा इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया 1952 में, टोन डाउन करके इसके जो है सो परिस्थिति और खराब कर दी गई, इसको नीचे लाया गया, गिराया गया, इसकी जो मारक क्षमता थी उसको। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो एक बिल में आने वाला था इसको कर दिया गया 4 बिल। ठीक है, खुदरा में ले आया गया कि एक एक करके पास करेंगे, हंगामा कम होगा, जनता को कम पता चलेगा और प्लस उसकी भी मारक क्षमता कम कर दी गई। तो पहले क्या हुआ, सबसे पहला बिल पास हुआ हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, उसके बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट। मैरिज एक्ट में क्या हुआ, शादी विवाह से रिलेटेड इशू हो गया। सक्सेशन एक्ट में कि किसको कितनी प्रॉपर्टी मिलेगा, क्या हिस्सा मिलेगा, मेल को मिलेगा, फीमेल को मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सारी चीजें थी। उसके बाद हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की गोद वोद लेना है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है और क्या क्या मेंटेनेंस वगैरह जो है उन लोगों को मिलेंगे, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। ठीक है, तो बच्चे वगैरह को और गार्जियन वगैरह को क्या क्या उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या उनको करना है, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड थी। इसको 4 पार्ट में कर दिया गया, पास हुआ जाके ये 1954 में, 1955 में नोटिफाई होके ये बन गया एक्ट, कानून, जिससे कि आज भी जो हिंदू कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, बुद्ध कम्युनिटी और जैन कम्युनिटी है, इनके सारी जो सिविल इश्यूज है, शादी विवाह, सक्सेशन वगैरह के, ये सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, अब इस कानून से फायदा क्या हुआ कि महिलाओं को सीधा सीधा फायदा हुआ, सीधे तौर पे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। क्योंकि सबसे पहले जो हुआ कि इस बिल के आने के पहले हिंदू समाज में भी बहुविवाह का प्रचलन था, 2 शादियां 3 शादियां हिंदू समाज में भी लोग करते थे। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट ने सीधे तौर पे ये चीज कर दिया कि एक शादी करना और एक के जीते जी दूसरा किए तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। ठीक है, तुमको नहीं जीने देंगे फिर। तो जब तक या तो पहली पत्नी की मृत्यु ना हो जाए या उससे डिवोर्स तलाक ना हो जाए तब तक आप दूसरी शादी कर नहीं सकते। तो ये जो है यहाँ पर एक सिंगल विवाह, ठीक है, इसका जो सिस्टम आया इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, उनका बोलबाला बढ़ा घर में। और जो सक्सेशन एक्ट है इसके तहत उनमें प्रॉपर्टी का भी उनको राइट मिल गया। ठीक है, कि अपने पुरखौती संपत्ति में वो हिस्सा भी ले सकते हैं, इससे भी इनका सशक्तिकरण हुआ, इकोनॉमिक फ्रीडम हुआ, एम्पावरमेंट हुआ, ये चीजें हुई। ठीक है, तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी। इनके तहत तो महिलाओं को पैतृक संपत्ति के साथ साथ पिता की पति की संपत्ति में भी, ठीक है, पति की संपत्ति में भी अधिकार मिल गया। तो आज के डेट में देखते हैं ना, अधिकतर जो अगर डिवोर्स केस फाइल हो जाए हिंदू में तो सबसे पहली दिक्कत क्या होती है पति को कि अरे भाई हमारे नाम पे इतनी प्रॉपर्टी तो ले जाएगी। हाँ, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, खलियार आदमी है, तो उसको तो ठीक है ना, ले जाओ, खा ले जाएगी, 0/2 0। तो वो चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर क्या थी कि इससे भी महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, महिलाओं को प्रताड़ित कम किया जाने लगा। ठीक है, और वहां पर उससे जो है सो महिलाओं की परिस्थिति समाज में बहुत सुधरी, हिंदू महिलाओं की।
तो हिंदू ही सिर्फ नहीं कहेंगे, उसमें हिंदू जैन, जब भी मैं हिंदू कहूँ तो पकड़ के चलिएगा कि इसमें चारों कम्युनिटी की बात हो रही है, चारों धार्मिक ग्रुप की बात हो रही है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो या बुद्ध हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है कि कोई व्यक्ति एक शादी के रहते, तो हो गई बात अपनी, फाइनल हो गई ये चीजें। अब बात करते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में क्या क्या सिस्टम है। तो सबसे पहली चीज कि इनका जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ये देश के मुसलमानों के लिए है, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इनका हेड ऑफिस है लखनऊ में, यहाँ से गवर्न होता है। ठीक है, बाद में बाकी इधर उधर और रीजनल ऑफिस हैं, लेकिन जो हेडक्वार्टर है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लखनऊ का है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इनका जो सेपरेट कानून है वो सरिया और हदीस पे, ये सब पे चलता है। ठीक है, तो इसमें हदीस वगैरह का पूरा क्या क्या है लिखा है वो हम लोगों को पढ़ना भी नहीं आता, समझना भी थोड़ा मुश्किल है, हालांकि अगर ट्रांसलेशन पढ़े तो बहुत हद तक समझ सकते हैं आप भी। और इसमें क्या है कि इनका सबसे जो खतरनाक चीज था, जो कि अभी हाल फिलहाल में खत्म किया भारत सरकार ने, वो था 3 तलाक का सिस्टम। बात बात पे धमकी क्या रहती थी महिलाओं को कि 3 तलाक दे देंगे, 3 तलाक दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही परिस्थिति के कारण यहाँ पर जो है महिलाओं का सशक्तिकरण हो नहीं पा रहा है। 3 तलाक हटने के बाद कुछ हद तक सशक्तिकरण हुआ है, कुछ हद तक उनका प्रोटेक्शन बढ़ा है कि आज के डेट में ससुराल में प्रताड़ना कम होती है। लेकिन यहाँ पर अगर 3 तलाक की बात करें तो क्या है कि जो मुस्लिम समाज है उसमें भी अलग अलग फिरके हैं, अलग अलग हदीस है, और अलग अलग हदीस को अलग अलग फिरके मानते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो मुस्लिम विद्वान खुद में ही ये कहते हैं कि 3 तलाक जो है ये सिर्फ एक ही तरीका नहीं है तलाक का, तलाक के यहाँ पर और भी तरीके दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रकार का ही तलाक नहीं माना गया है, और भी तरह के हैं, और उसमें से ये जो मुस्लिम विद्वान है खुद ही 3 तलाक को शरीयत के खिलाफ बताते हैं, ऐसे भी मुस्लिम विद्वान हैं। तो यहाँ पर बात यही हो जाती है कि अलग अलग फिरके हदीस को और कुरान को अपने हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से उसे इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं और वही चीज लागू कर देते हैं। तो दिक्कत यहाँ पर ये है। तो यूनिफॉर्मिटी उनके अपने धार्मिक नीतियों के हिसाब से भी उसी धर्म में नहीं है। ठीक है, बाहर की तो आप बात छोड़ ही दीजिए, बाकी के रिलीजियस ग्रुप के साथ इक्वालिटी की। ठीक है, तो वहां पर बाकी के धार्मिक ग्रुपों के साथ उनकी समानता क्या ही होगी जब अपने ही धर्म में नहीं है, अपने ही धर्म में वो एक नीति पे नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों है देश में इस कानून की आवश्यकता, जरूरत क्या है, क्यों लाना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज अगर जरूरत नहीं है तो काहे को आदमी मेहनत करे भाई, है ना। अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की जरूरत नहीं रहेगी तो आप ही इस वीडियो के पीछे काहे सिर फोड़ते रहेंगे, ये भी बात है ना। तो अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं, जिससे कि न्यायपालिका पर बोझ बढ़ता है। ठीक है, अब अगर कोई भी डिवोर्स का केस, ठीक है, अगर कोर्ट में जाता है जो कि रिलेटेड है क्रिश्चियनिटी से या फिर इस्लाम से, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उससे, या पारसी कम्युनिटी से है, या हिंदू कम्युनिटी से है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, सबसे पहले कि देखा जाएगा किस धर्म का केस है भाई, वो है। उसके बाद भाई हाँ उनका वाला जो है ना अपना कानून पर्सनल लॉ, अगर हिंदू कोर्ट बिल चाहिए तो उधर से ले आओ, 3 नंबर रैक से, है ना, ऐसे करेंगे कि नहीं। ठीक है, शुक्ला जी ले आओ। ठीक है, तो ये चीजें होती है, जॉली भी आपने देखा हो क्या क्या कांड होता है फिर, ठीक है, कोर्ट में। तो वहां पे ये प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण कि अदालतों में वर्षों से बहुत सारे जो केसेस है ना, बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो लंबित पड़े हुए हैं। हो क्या रहा है आज अपने आप का ही चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, चलता है, कभी कभी इसका भी हक बनता है। ठीक है, तो लंबित पड़े हुए और जिसके कारण मामलों का ढेर बढ़ता जा रहा है। साहबानों केस आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, मुदगल का केस आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, नहीं चाहिए अगर आपको पता होगा तो ये दोनों केसेस आप उठाकर पढ़िए, ये भी पर्सनल लॉ से और डिवोर्स और मैरिज से रिलेटेड ही जो केसेस हैं वो है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा। इससे फायदा क्या होगा
कि सब महिलाओं में आधी पॉपुलेशन जो है देश की महिला की है, लगभग, पूरा तो नहीं कहेंगे कि एग्जैक्ट 50% है, लेकिन लगभग आधी आबादी है ना। अब उसमें से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको कि जो उनके नागरिक अधिकार होने चाहिए, सिविल राइट्स होने चाहिए, शादी के इशूज में, डिवोर्स के इशूज में, डाउरी के इशूज में, प्रॉपर्टी के इशूज में, वो उनको मिले हुए नहीं है, जिसके कारण समाज में उनकी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है, आर्थिक रूप से उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है, उनका शोषण होता रहता है। तो इन सब चीजों से इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि समान नागरिक संहिता लागू हो, जो कि तलाक और गोद लेने और शादी वगैरह जायदाद के बंटवारे में सबके लिए सेम ही जो नियम कानून है, नियमावली है, वो बनाई जाए। ठीक है, देश में एकता बढ़ेगी इससे, किसी को ये नहीं लगेगा यार उसकी जिंदगी काफी अच्छी है और हमें तो भाई प्रताड़ित किया जा रहा है। दुखी हो जाएंगे लोग देख के उसको, एकता कम हो जाएगी, जलन होगी आदमी को, वो कम होगी, ठीक है, वैमनस्य भी कम होगा, लड़ाई झगड़ा जो है वो कम हो जाएगा, एक दूसरे को चिढ़ाना, ललकारना, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करना, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब ये सब चीजें खत्म हो जाएगी तो एकता बढ़ेगी, और एकता बढ़ेगी तो जो अपना देश है वो प्रगति के पथ पर ऐसे ही अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, फिर वहां पर कंपटीशन ये नहीं रहेगा तेरी जिंदगी अच्छी या तेरा धर्म अच्छा या तेरा कानून अच्छा, वहां पर फिर कंपटीशन इस चीज में बढ़ेगा ना कि मेरी नौकरी अच्छी, मेरे तनख्वाह ज्यादा, मैं ज्यादा अच्छे पोजीशन में हूं, तो ये चीजें बढ़ेंगी, ना कि इस चीज पर। अभी जैसे न्यूज चैनल में आप लोग डिबेट देखते हैं तो एक मुस्लिम स्कॉलर बैठा लेंगे, एक मतलब लॉ का ग्रेजुएट बिठा लेंगे जो कानून का ज्ञाता हो, एडवोकेट बिठा लेंगे, एक हिंदू स्कॉलर बिठा लेंगे, एक पॉलिटिशियन बिठा लेंगे जो उनके सपोर्ट में हो, एक अगेंस्ट में हो, अब बस खाली हल्ला हो मचाते रहना। ठीक है, तो ये चीजें कम हो जाएंगी। फिर क्या होगा कि नीतिगत चर्चा होगी कि सरकार कर क्या रही है, अगर एक्सप्रेसवे बन रहा है तो उससे कितना इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, कितनी वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, ये चीजें बात होगी, ना कि ये बात होगी कि कहा भाई उनका धर्म ऐसा, हमारा धर्म ऐसा, उसका अच्छा, हमारा खराब, ये चीजें खत्म हो जाएगी। और इसीलिए इंपॉर्टेंस बढ़ती है, महत्व बढ़ता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा दीमक है भारतीय प्रजातंत्र का, वोट बैंक की पॉलिटिक्स। ठीक है, तो जब अलग अलग नियम कानून नहीं रहेंगे, अलग अलग नीतियां नहीं रहेंगी, सबके लिए सब कुछ सेम रहेगा, तो फिर बात क्या होगी कि हमें नौकरी दो, हमारी इनकम बढ़नी चाहिए, हमारे क्षेत्र में कल कारखाने लगने चाहिए, हमारी जिंदगी में बेहतरी आप कैसे ला सकते हो, ये चीजों पर बात होगी ना। तो ये जो राजनीति में वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स होती है, ये सही दफा दफा हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर आप नेता से सवाल पूछो ना कि मेरे जो गली है, मेरे जो घर के सामने एक सड़क है, वो बनी क्यों नहीं है, भाग जाएगा आपके पास से। वही बोलिएगा कि बगल वाले के तरफ से ना मंदिर से या मस्जिद से आवाज ज्यादा आती है, तुरंत बोलेगा चलो मोर्चा निकालते हैं। कभी आप उसको कहिए कि रोड के लिए मोर्चा निकालो, नहीं निकालेगा वो, पता है इसमें नुकसान अपना है। ठीक है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो ये चीजें जो लोगों का और वोटों का ध्रुवीकरण है, ये खत्म हो जाएगा। फिर लोगों का ध्रुवीकरण किस नीति पर होगा कि हमें नौकरी चाहिए, हमारा डेवलपमेंट इंश्योर करो, ठीक है, हमारे एरिया में बेहतर सुविधा दो, और इससे महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जो कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं, वो सबके लिए बराबर हो जाएंगे, सभी महिलाओं के लिए एक समान हो जाएगा। तो जो महिलाएं अभी तक सशक्त नहीं है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनका सशक्तिकरण होगा। ठीक है, उनकी स्थिति में सुधार होगा। उसके बाद बहुत सारी महिलाओं को अपनी पिता की संपत्ति पर भी अधिकार मिलेगा, ऑलरेडी देख चुके हैं। और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम कानून लागू हो जाएंगे। तो इससे फायदा ये होगा, बहुत सारी जो महिलाएं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं, ठीक है, वो भी गोद लेंगे बच्चे को अपना, अगर कमा रही ढंग से, बिजनेस चल रहा है, नौकरी वोकरी कर रहे हैं, तो रोकने वाला कोई नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, धर्म के आधार पर तो कोई आएगा नहीं उनको बोलने कि आप ये नहीं कर सकते हो, तो वो चीजें हो जाएगी।
अब बात करते हैं कि किन किन देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता ऑलरेडी लागू की जा चुकी है। तो ये जो कुछ नाम दिए हैं मैंने जानबूझ कर दिए हैं और इसलिए दिए हैं ताकि आप लोग समझ सको कि यहाँ पर क्या धार्मिक माइनॉरिटीज नहीं रही होंगी। तो उसके बाद भी पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, मलेशिया में, तुर्की में, इंडोनेशिया में, सूडान में, इजिप्ट में यानी मिस्र में, ठीक है, इन सारे देशों में समान नागरिक संहिता है। तो क्या धार्मिक अल्पसंख्यक यहाँ पर नहीं होंगे? होंगे ही होंगे, फिर भी सब पर सेम कानून लागू होता है। तो जब यहाँ पर हो सकता है तो हमारे देश में कौन सा नहीं हो सकता? हमें कौन सा वहां पर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का, एक पर्टिकुलर धर्म ग्रंथ से लेकर हमें वहां पर यहाँ पर जो समान नागरिक संहिता है वो लागू करना है। हमारी जो समान नागरिक संहिता होगी वो क्या चीज होगी? इथिकल और मोरल वैल्यूज पर होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो भी आदमी का जो नैतिकता, सबसे जो नैतिक रूप से और जो भी सामाजिक रूप से सबसे अच्छी चीजें हैं वो चीजें लागू की जाएंगी, ठीक है, ना कि किसी धर्म को देखकर। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब कुछ तथ्यों की अगर बात करें तो अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो नागरिक संहिता को क्या कहते हैं कि ये अनुच्छेद 25 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है इसका हनन है। ये इनका कहना है कि यहाँ पर जो हमें धार्मिक जो मान्यताओं को मानने का, उसका प्रचार प्रसार करने का और बाकी चीजों को फॉलो करने की जो हमारी मूलभूत अधिकार हैं उसका हनन हो रहा है। लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि महिलाओं को प्रताड़ित करना कोई धार्मिक अधिकार नहीं हो सकता है, ठीक है। महिलाओं के अधिकारों का हनन करना किसी का धार्मिक अधिकार नहीं हो सकता है, किसी धर्म में ये लिखा हो ही नहीं सकता है। तो इस बात पर अगर अनुच्छेद 25 का हवाला देकर कोई जो है सो समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं तो उनसे बड़ा फिर छोड़िए, जाने ही दीजिए क्या क्या आ जाए, ठीक है। इसके समर्थक को जो कहते हैं कि ये इसकी कमी जो है सो अनुच्छेद 14 यानी कि कानून के समक्ष सब बराबर है, सारे नागरिक एक से हैं, इसका हनन। और बात भी बिल्कुल सही है, कानून के सामने कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए और कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए। धर्म के नाम पर, उनके लिंग के नाम पर कि वो स्त्री हैं, पुरुष है, कहाँ जन्म हुआ है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किस जाति के, इसके आधार पर कानून में किसी को छूट नहीं दी जा सकती। ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में साफ साफ लिखा हुआ है और इसी का पालन भी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर दो सवाल आते हैं कि क्या सांस्कृतिक विविधता से इस हद तक समझौता किया जा सकता है कि क्षेत्रीय अखंडता के लिए ही ये खतरा बन जाए। कुछ लोग ये सवाल जरूर उठाएंगे कि अगर हमें सांस्कृतिक विविधता बचानी है कि किसी क्षेत्र में कैसे लोग रहते हैं, वो अपने जो नियम कानून है कैसे चलाते हैं, तो ये हमारी सांस्कृतिक विविधता तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, जैसे चला रहे हो चलाओ। कुछ धर्म के नाम पर ऐसे ही अलग अलग नियम कानून चलाएंगे, ठीक है। कुछ जो है सो अपने रीति रिवाजों के नाम पर अलग अलग क्षेत्र में चलाएंगे। तो ऐसे क्या होगा कि अलग अलग जो सेंटर है, अलग अलग ध्रुवीकरण हो जाएगा क्षेत्रों का, ठीक है, क्षेत्रीयकरण हो जाएगा। और इसके कारण क्या है कि भारत एक देश के रूप में, अखंड भारत, जो अखंड भारत हम कर रहा हूँ, कुछ लोग नीचे कमेंट में फूलों की वर्षा न कर दें, ठीक है। तो भारत की जो अखंडता है अभी के हिसाब से वो खतरे में पड़ जाएगी और इसीलिए यहाँ पर जो अपनी ये कहते हैं सांस्कृतिक विविधता को बचा कर रखना है, ठीक है, बचा कर रखिए ना भाई। महिलाओं को प्रताड़ित करने में कौन सी आपकी ये सांस्कृतिक विविधता है भाई? है वो नाच गा कर आप लोग उनको प्रताड़ित करते हैं क्या? कोई स्टेज शो करके करते हैं? ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या एकीकृत राष्ट्र को समानता की इतनी जरूरत है कि हम विविधता की खूबसूरती की परवाह ही न करें? दूसरे लोग ये भी कहेंगे कि हमारा एक राष्ट्र बन चुका है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, तो क्या यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता की खूबसूरती की परवाह किए बिना जो समान नागरिक संहिता है यानी कि कानून में समानता, उसको लागू कर दे? तो यहाँ पर
सीधी सी बात है कि सांस्कृतिक विविधता को इससे कैसे खतरा है, कोई ये तो पहले समझाए। सिर्फ मुंह से कह देने से नहीं होता, उसके पहले आपको तथ्य देने होंगे, तथ्यों पर बात कीजिएगा तब समझ में आता है। ऐसे ही मतलब सिर्फ कह देने से कि विविधता खतरे में, विविधता खतरे में, अरे कैसे है भाई, कोई समझाए तो सही। सामान्य नागरिक संहिता का सीधा सा मूलभूत जो सार है वो ये है कि इसमें जो भी शादी विवाह से जो संपत्ति में आपका हक है, जो पुत्र पुत्री का, जो मेल और फीमेल चाइल्ड का, ये सारी चीजों को रेगुलेट करना है। ना कि आप शादी कैसे करेंगे, ना कि आप शादी के बाद कैसे रहेंगे, ये चीजें तो कोई मना नहीं कर रहा है कि कैसे रहना, आप रहिए ना भाई, ऐसे रहिए, बस मार कुटाई नहीं करनी है। तो वो तो सीधी सी बात है भाई, हर जगह लागू होगा। तो इसमें आपका कहाँ से सिविल लिबर्टी आपका गड़बड़ हो रहा है, कहने की बात है। ठीक है, चलिए अब अनुच्छेद 14 की बात अगर करते हैं तो कानून के समक्ष सब समान है, सीधी सी बात है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। और यहाँ पर जो अनुच्छेद 15 है, 15 में ये चीज सीधा लिखा गया है कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर आप नागरिकों के साथ भेदभाव बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इसकी सीधी सी मनाही है। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। अब अनुच्छेद 21 में सीधा सा लिखित रूप से दिया गया है कि जीवन और निजता के संरक्षण का अधिकार है। और राइट टू लाइफ में ऑलरेडी नीचे धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही, ठीक है, जो जीवन का अधिकार है इसमें राइट टू लाइफ में सुप्रीम कोर्ट ने नीचे नीचे खुद ही धीरे एक एक करके इतनी सारी लंबी लिस्ट कर दी है ना कि सामान्य नागरिक संहिता में वो सारी चीजें ऑलरेडी आनी चाहिए, और कुछ हद तक तो लागू भी हो गई है आर्टिकल 21 के चलते ही। ठीक है, तो ये चीजें ऑलरेडी धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, धीरे धीरे चलन में आ रही है, बस इसको एक एकीकृत रूप देने की जरूरत है ना। अब क्या है कि इससे केवल लैंगिक समानता को खतरा है, बल्कि यहाँ पर सामाजिक खतरा भी सवालों के घेरे में आ जाता है। सामाजिक एकता जो है ना, समानता, वो भी सवालों के घेरे में आ जाता है अगर हमारे पास समान नागरिक संहिता नहीं है तो। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो धार्मिक कानून है उनमें महिलाओं को जो समान अधिकार हैं वो दिए नहीं गए हैं, तो उनकी समानता तो वहीं खत्म हो जाती है, उनके जो अधिकार हैं वो तो वहीं खत्म हो जाते हैं। प्लस उनके अधिकारों का हनन होने के कारण वो बाकी जो दूसरे धर्म की महिलाएं हैं समाज में, उनके साथ वो compete नहीं कर पाती हैं, मुकाबला नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण समाज में उनकी स्थिति और नीचे चली जाती है। जिससे कि क्या होता है कि वो तो हमेशा देख कर दुखी रहेंगे, यार इसका जीवन तो अच्छा है, मस्त घूम फिर रहे, मजे में रह रहे, साला हम ही परेशान है। तो ये चीजें जो है सो यहाँ पर सुधरेंगी। ठीक है, संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप भी जो है सो पर्सनल लॉज नहीं है। पर्सनल लॉज संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप क्यों नहीं है, ये ऑलरेडी यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब इसके विरोधी क्या कहते हैं, उनको सीधा एक ही चीज नजर आता है, अनुच्छेद 25। इसका हवाला देते हुए हमेशा वो क्या कहेंगे कि संविधान ने देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, तो आप धर्म को फॉलो कीजिए ना, कौन मना किया। लेकिन किस धर्म में ये लिखा हुआ है कि आपको महिलाओं को प्रताड़ित करना है भाई। ठीक है, तो ये तो सवालों के घेरे में ऐसे ही आ जाता है कि आप तो ऐसा कर नहीं सकते हो, है ना। तो ये चीजें हैं, और इसीलिए यहाँ पर क्या है कि सभी पर समान कानून थोपना संविधान के खिलाफ है। एक आर्टिकल लेकर, और इन लोगों को जो संविधान का आर्टिकल 44 है डीपीएसपी का कि आप लोगों को समान नागरिक संहिता लाना है, वो उसी समय से लिखा हुआ है, वो नहीं नजर आता। एक यही नजर आता है, और उसमें भी भाई धार्मिक छूट मिली आपको, किसी को प्रताड़ित करने की छूट नहीं मिला है, परेशान करने का छूट नहीं मिला है, शोषण करने का छूट नहीं मिला है। धर्म के नाम पर आप शोषण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें होती है। और अगर मुस्लिम विद्वानों की भी बात करें ना, तो मुस्लिम विद्वानों का कहना है क्या कि ये 1400 साल पुराना कानून है। ठीक है, और इसी के मतलब क्या है कि इसको कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित किया गया है, इसीलिए
इसको आप नहीं हटा सकते। समय में बदलाव होता है, आप धर्म को मानिए, लेकिन जो आम जन जीवन में जो नियम कानून चलेंगे वो समय के साथ बदलता है। जो अगर बाकी के धर्मों में देखें तो उसमें भी बदलाव आया है। पारसी धर्म में अगर देखें तो जो 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में और 20वीं शताब्दी के पहले दशक के बीच में पीएम मालाबारी ने इतनी सारे वहाँ पर धार्मिक सुधार किए कि उसके बाद वहाँ पर जो पारसी हैं भारत के, वो सबसे ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गए, सबसे ज़्यादा डेवलप और मॉडर्न हो गए। अगर भारत में हिंदुओं की बात करें तो सती प्रथा का एग्जिस्टेंस था, उसे राजा राम मोहन रॉय ने खत्म कराया क्योंकि वो मानवीय मूल्यों के खिलाफ था। तो जहाँ पर जो चीजें गड़बड़ है, जो चीजों में सुधार है, वो करनी चाहिए। इस बात पर अड़े रहने से कि ये होता आ रहा है तो होता ही रहेगा, एक गलती आप पहले करते रहो तो आगे भी करते ही रहोगे, तो ये चीजें तो गलत है। आपको धर्म को मानने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन जिन चीजों में आपका सुधार होना चाहिए कि आप भाई शिक्षा में सुधार करो, आप नौकरी पेशे में सुधार करो, तो ये चीजों में क्या ही दिक्कत है भाई किसी को, फिर भी ठीक है, चलिए जो सोच है वो है, ठीक है ना। मौजूदा वक्त में अगर बात करें तो गोवा में समान नागरिक संहिता है ऑलरेडी, और ऐसा नहीं है कि वो देश की आज़ादी के बाद वहां पर लागू हुआ। देश की आज़ादी यानी कि अगर हम लोग बात करें तो गोवा को पुर्तगाली से छुड़वाने के पहले ही पुर्तगालियों ने वहां पर समान नागरिक संहिता लागू कर दी थी, और इसीलिए वो चला आ रहा है। अगर वहां पर जब पुर्तगालियों को भगाया गया उसके बाद अगर कोशिश की जाती कि गोवा में हमें समान नागरिक संहिता लागू कर देनी है, तो वो मुमकिन था ही नहीं, फिर वही पॉलिटिकल झमेला होता। लेकिन वही था कि पुर्तगाली करके चले गए, इसीलिए वो चीजें वहां पर उपलब्ध है, अदरवाइज नहीं हो सकती थी, नहीं होता वहां पर, सीधी सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कि जब 1948 में, ऐसा नहीं है कि अभी विरोध हो रहा है धार्मिक गुरु जो ग्रुप है या धर्म गुरु हैं उनके का द्वारा, जब भारत में 1948 में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वहां पर संविधान सभा में लाया गया था समान नागरिक संहिता का कानून 1948 में ही, तब वहां पर हिंदू महासभा और बाकी के जो हिंदू धार्मिक ग्रुप थे, संगठन थे, प्लस उनके लीडर मदन मोहन मालवीय जी, इन लोगों ने बहुत विरोध किया, जिसके कारण कि क्या हुआ, पहले तो उस बिल को उस समय पास नहीं किया गया, नेहरू जी पीछे हट गए। भाई उनको भी अपना समर्थन, अपना वोट बैंक बचा के चलना था। वोट बैंक की राजनीति बहुत पहले से होते आ रही है, वो चीजें आप लोग सोचिएगा नहीं कि ये आजकल का कोई नया फंडा है, ठीक है। तो इसका जबरदस्त विरोध हुआ, नेहरू जी पीछे हट गए, तो उसके कारण क्या हुआ कि उस समय बिल पास नहीं हुआ। फिर उसे 1992 में फिर से लाया गया, लेकिन क्या है कि जैसा हमने पहले देखा कि उसको थोड़ा उसकी मारक क्षमता कम की गई, 4 भागों में बांट दिया गया, जिससे कि BR अम्बेडकर साहब भी वहां पर खफा हो गए और उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। भाई हमको ये चीजें नहीं रहना, आप पॉलिटिकल प्रेशर में बेंड हो रहे, सही चीज कर नहीं रहे हो तो फायदा क्या है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल जो है समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर जोखिम लेना ही नहीं चाहता है, जानता है कि ये एक जलता हुआ कोयला है, जलता हुआ आग की भट्टी है, इसमें हाथ डालेंगे तो हमारा पॉलिटिकल करियर, हमारा जो राजनीतिक ये है पूरा जल जाएगा, इसीलिए कोई वहां पर उस चीज में हाथ डालना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही है। अब अगर बात करें कि आगे क्या करना चाहिए, आगे की राह कैसी है, तो भारतीय संविधान में जो विधि के शासन की वकालत की स्थापना की वकालत की गई है ऑलरेडी, ठीक है, कि यहाँ पर नियम का, कानून का राज होगा, ना कि किसी ग्रुप का, किसी धर्म का या किसी एक समुदाय का। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर अनुच्छेद 14 की बात करें तो उसके हिसाब से सीधी सी बात है कि विधि का, कानून का राज होगा, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लाया जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपराधिक मामलों में जब समान कानून सभी समुदायों के लिए हो सकता है तो नागरिक मुद्दों पर क्यों नहीं हो सकता, एक तो सीधी सी बात है, ठीक है, कि ऐसा थोड़ा ही है कि आप सिविल मामलों में जो समान नागरिक मामले हैं उसमें आप अलग अलग रखोगे, और जो आपके आपराधिक मामले हैं उसमें आपका अलग अलग होता है। देखिए हुआ क्या था कि जब अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे
तो ऐसा नहीं है कि आते के साथ उन्होंने भी नए नए कानून लाते के साथ लागू कर दिए। जब बंगाल प्रेसिडेंसी की दीवानी और निजामत राइट्स उनके पास आई, पहले दीवानी राइट मिली, बाद में निजामत मिली, उसके बाद उन्होंने भी सबसे पहले क्या किया कि धर्म के आधार पर ही अलग अलग कोर्ट बनाए, अलग अलग कानून बनाए। तो जो भी वहां पर यूरोपीय थे उनके लिए अलग कानून था, जो भारत के हिंदू थे उनके लिए अलग कानून था, जो मुस्लिम थे उनके लिए अलग कानून था। जो हिंदू थे उनके लिए जो कानून फॉलो होता था वो मनुस्मृति से रिलेटेड था, जो मुस्लिम थे उनके लिए शरिया कानून से रिलेटेड था। धीरे धीरे जाकर उन्होंने फिर जो क्रिमिनल मैटर्स है, आपराधिक मामले हैं, उसमें धीरे धीरे जाकर, ठीक है, वहां पर अपने जो कानून है, मॉडर्न जो यूरोपीय कानून है, वो लागू करने शुरू किए। और जो वहां पर नागरिक मामले थे, सिविल मामले थे, उसको तो उस समय उन लोगों ने छोड़ दिया कि भाई ये जलते कोयले में हाथ नहीं देना है, बहुत झमेले की चीज। जब आज की सरकार नहीं दे पा रही तो वो काहे कोई रिस्क उठाते। वो तो शुरुआत में आपराधिक मामलों में भी शरिया को और मनुस्मृति को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पर आजादी के बाद भी इसमें प्रयास होता रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ हिंदुओं के लिए कोड भी ला पाया है, ठीक है। तो निजी कानूनों में सुधार के अभाव में न तो महिलाओं की हालत बेहतर हो पा रही है और ना ही उन्हें सम्मान पूर्वक जीने का अवसर मिल पा रहा है बहुत सारे धार्मिक ग्रुपों में, धार्मिक संगठनों में। तो ये चीजें यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इसीलिए इसकी आवश्यकता बहुत जरूरी है। अब क्या करें कि इससे न केवल समानता और जैसे संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है, बल्कि समाज सुधार जैसे पहलुओं पर भी कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तो ये दोनों चीजों को सही करने के लिए समान नागरिक संहिता की जरूरत है। कि अगर हम लोग बोले राइट टू इक्वलिटी है, जो आर्टिकल 14 है, कानून के समक्ष सब समान है, ये चीजें हैं, लेकिन समान नागरिक संहिता के अभाव में बहुत सारे जो अलग अलग धर्मों के धार्मिक कानून हैं, तो उससे जुड़े हुए जो उस धर्म से गुरु से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उन्हें सही वहां पर राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखते हैं कि देश में समान कानून लागू करने की पहल सर्वसम्मति से की जानी चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि सभी जो धार्मिक ग्रुप हैं वो अपने एक टेबल पर आकर बैठें, उस पर विचार विमर्श करें, जो भी अपनी आपत्तियां दर्ज करवाएं, उसके हिसाब से जो सुधार चाहिए उसको लाने का प्रयास करें। जो पॉलिटिकल पार्टीज है, राजनीतिक दल है, वो भी एक मेज पर आकर बैठें। तो सबकी सर्वसम्मति के बाद अगर कोई चीज लागू होती है तो उसके सक्सेसफुल होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, उसके सही से लागू होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए सरकार को, और ये भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे किसी भी हरकतों से, ऐसी किसी भी चीज़ें से बचने की ज़रूरत है जो समाज में ध्रुवीकरण कर दे, ठीक है, ध्रुवीकरण की राह पर न जाएं, जिससे कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाए। और वो जो सामाजिक सौहार्द गड़बड़ाएगी, उससे चुनौतियां उत्पन्न हो जाए, जो कि शासन प्रशासन और शांति के बनाए रखने के लिए एक बड़ा ही विकट समस्या खड़ी कर दे। ये चीजें हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो चलिए यहाँ पर हमारी जो चर्चा है इस मुद्दे पर खत्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कष्ट करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी सूचना आप तक पहुंचती रहे। ये हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का हैंडल है, यहाँ पर भी हमें फॉलो करें, सपोर्ट करें। और धीरे धीरे मैं ये प्रयास करूँगा कि जो भी हम लोग यहाँ पर लेक्चर लेते हैं उसकी PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाए। और बहुत सारी जो करंट अफेयर्स के मैगजीन हैं, टेस्ट हैं, कोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें फ्री में भी, कुछ पेड कोर्सेज, कुछ फ्री कोर्सेज, हर तरह की चीज़ें हमारे ऐप और हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो यहाँ से जो भी आप लोगों को फ्री के रिसोर्सेज की ज़रूरत लगती है वो आप ले सकते हैं। पेड कोर्सेज की आवश्यकता अगर महसूस होती है तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी चर्चा खत्म होती है, और हमसे जुड़े रहें, ऐसी और भी वीडियोज़ आती रहेंगी। धन्यवाद।